हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सॉवरेनिटी। सो हमें बताना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है सॉवरेनिटी के ऊपर। सेक्शन 1 है, यूनिट 1 है और आपका पेपर है डिफेंस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। लेट्स स्टार्ट। सो सेक्शन 1 में जो टॉपिक्स गिवन है पहले वो देख लेते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सॉवरेनिटी, एक टॉपिक ये है। इसी के बीच में आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर, एजुकेशन एंड नेशनल वैल्यूज के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेटिक फ्रीडम के ऊपर, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और ह्यूमन माइग्रेशन के ऊपर। सो ये टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सोवरेनिटी। अभी के लिए मान के चलो कि ये सामने जो आपके ग्लोब बना हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं। ये क्या है? ये सभी स्टेट्स, ये सभी कल्चर्स, ये सभी इकोनॉमीज अलग अलग देशों की आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, इंटरडिपेंडेंसी इनकी बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब सभी देशों की इकोनॉमी, सभी देशों का कल्चर, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनके लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि नहीं। और यहां पे मान के देखो कि ये ग्लोबलाइजेशन कोई अच्छी चीज नहीं, एक बुरी चीज है। इस तरीके का मॉन्स्टर है ये ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इस तरीके का मॉन्स्टर क्या कर सकता है? ग्लोबलाइजेशन के नाम का ये जो मॉन्स्टर है क्या कर सकता है? इन देशों की जो सॉवरेनिटी है उनको हार्म कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। तो कैसे कर सकता है समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। सो ग्लोबलाइजेशन का एटमोलॉजी समझते हैं पहले, यानी कि ये वर्ड कहाँ से आया है। तो सबसे पहले वर्ड है ग्लोबल। ओके, ग्लोबल। तो ग्लोबलाइजेशन में जो वर्ड है ग्लोबल, वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और लैटिन वर्ड है ग्लोबलिस। ग्लोबलिस लैटिन वर्ड है। ग्लोबलिस का मतलब होता है परटेनिंग टू अ ग्लोब और स्फेयर, यानी कि राउंड शेप। तो लैटिन लैंग्वेज में ग्लोबलिस का मतलब होता है कोई भी जो राउंड शेप है। ओके, राउंड शेप है जैसे ये। ओके, या फिर आप कह लो ग्लोब। ओके, तो उसे कहा जाता है, ग्लोबलिस्ट कहा जाता था। और इसी टर्म के बाद क्या हुआ बाद में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा अर्थ भी राउंड शेप में है, हमारा अर्थ भी एक स्फेयर है, तो इसीलिए अर्थ के लिए क्या वर्ड यूज होने लगा धीरे धीरे? ग्लोब। पूरे अर्थ के लिए ग्लोब। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो पूरा अर्थ है ये आपस में कनेक्ट हो रहा है अभी। सो द ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, क्या ये बहुत पुराना है? नहीं। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो पॉपुलर हुआ, एमर्ज हुआ 20th सेंचुरी में, बल्कि लेट 20th सेंचुरी में। क्योंकि 20th सेंचुरी के पहले तक हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, हमारे पास कम्युनिकेशन के मींस ही नहीं थे, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के मींस है ही नहीं थे, जिसके साथ हम पूरे ग्लोब को, सभी लोगों को आपस में कनेक्ट कर सके। 20th सेंचुरी से पहले ना तो हमारे पास कोई एरोप्लेन थे आज के जैसे, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल फोन था, कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं थी ना, ना बड़े बड़े शिप थे। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास नहीं थी, तो हम लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाते, कल्चर्स को कैसे कनेक्ट कर पाते, इकोनॉमीज को कैसे कनेक्ट कर पाते? तो कनेक्शन तो नहीं था। तो लेट 20th सेंचुरी में ये सारी चीजें आई, कनेक्शन बना। उसी कनेक्शन को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में ग्लोब का मतलब स्फेयर और आइजेशन का मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन आइजेशन का मतलब वो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस या फिर वो एक्ट, कौन सा एक्ट जिसके साथ किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? ग्लोबल बना देते हैं, वर्ल्ड वाइड बना देते हैं, या सभी चीजों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं फिर ग्लोबलाइजेशन, वो प्रोसेस को। सो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या? प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है? कुछ इंक्रीज होता है। कौन सी चीज इंक्रीज होती है? इंटरकनेक्टेडनेस, चीजों में कनेक्शन बनता है और चीजों में इंटरडिपेंडेंस होती है। ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू
लोगों की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। कौन कौन सी चीजों की? कंट्रीज में कनेक्शन बन रहा है, इंटरडिपेंडेंस बन रही है, इकोनॉमीज में, कल्चर में, सोसाइटीज में, ये सारी चीजों में जब इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ओके, और ये सारी चीजें होती क्यों हैं? किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से होती है। मेन यही आप कह लो रीजन है। ये रीजन भी नहीं, ये एक तरीके का मीन्स है, टूल है। ये है ग्लोबलाइजेशन। ये पूरा ग्लोब है और सभी लोग अभी आपस में जुड़ चुके हैं। अगर हम पहले का अज्यूम करके देखें, पुराने टाइम के अज्यूम करके देखें, तो आप कह लो कि कोई इंसान मान लो यहाँ पे है। ओके, कोई इंसान यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये मान लो ये वाला इंसान यहाँ पे है, तो ये कभी भी इससे कनेक्ट नहीं हो सकता जो इंसान यहाँ रहता है। ओके, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी ये इंसान बिल्कुल सामने सामने एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्यों? बल्कि इतनी दूर दूर रह रहे फिर भी देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सभी लोग आपस में जुड़ गए। और लोगों का यहाँ पे मतलब है देश, कल्चर, इकोनॉमीज। तो जिसको क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अब समझ गए। अभी समझो सोवरेनिटी क्या है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हमें सोवरेनिटी पे देखना है ना। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वो मॉन्स्टर है जो क्या कर रहा है? इस सोवरेनिटी को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है, तंग कर रहा है। तो सोवरेनिटी है क्या? सोवरेनिटी मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ कंट्री। सोवरेनिटी क्या है? एक पावर है, एक तरीके की पावर है, पावर का एक फॉर्म है, पावर का एक टाइप है। सोवरेनिटी क्या है? एक टाइप की पावर है। और वो पावर क्या होती है? वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर है एक देश के अंदर। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूं। एक घर में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? आपके फादर के पास, मदर के पास, या ग्रैंडफादर के पास? उनके पास आपके घर घर के अंदर की पावर है। एक विलेज में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? किसके पास है जी? विलेज के सरपंच के पास। सरपंच के पास है ना। लेकिन सरपंच के ऊपर भी कोई और बैठा होता है, ब्लॉक की नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा है, या डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैठा है वो बैठा है उसके ऊपर, कि नहीं। एक स्टेट की सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? स्टेट का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है। लेकिन पूरे एक देश की सारी पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई बैठा है क्या? नहीं बैठा है ना। तो वो हाईएस्ट पावर है, वो हाईएस्ट पावर की पोजीशन है। वही पोजीशन के पास जो पावर है उसे सोवरेनिटी कहते हैं। ओके, सोवरेनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर। चाहे जितने ही रीजन में क्यों ना हो, छोटा रीजन हो, बड़ा रीजन हो, लेकिन आपके पास पावर है। और वो पावर आपके पास एब्सोल्यूट है। ना तो वो लोग आपके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं जिनके ऊपर आपके पास पावर है, ना ही कोई दूसरा इंसान आपको कह सकता है कि पावर को ऐसे नहीं ऐसे यूज करो। तो वो पावर होती है एब्सोल्यूट, उसे कहते हैं सोवरेनिटी। इट्स लाइक बीइंग द बॉस ऑफ योर ओन हाउस। इसमें क्या होता है कि आप बॉस होते हो, लेकिन ऐसे बॉस ना आपको लोगों की सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो पावर इतनी आप कह लो पावरफुल है, मतलब स्ट्रांग है। और ना ही किसी दूसरे इंसान की आपको सुनने की जरूरत है। मान लो आप एक कंपनी के बॉस हो, तो आप अपने कंपनी के जो भी आपके पास एम्प्लॉई हैं उनकी तो आप नहीं बात सुनते, बॉस हो। लेकिन आपको सरकार की तो सुननी पड़ती है ना। तो सरकार ऐसी चीज है जिसको किसी की सुननी नहीं पड़ती। इट्स अबाउट अ कंट्री हैविंग द राइट टू मेक इट्स ओन रूल्स। और ये सोवरेनिटी किसके पास होती है? कंट्री में, एक कंट्री में। और सोवरेनिटी किसके पास होती है? हम कहते हैं कि सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। आम लोगों के पास सोवरेनिटी है ना। लेकिन ये आम लोगों के पास सोवरेनिटी है, लेकिन ये सभी मतलब अपने आप से सोवरेनिटी यूज नहीं कर सकते, इस एब्सोल्यूट पावर को यूज नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने कहा कि यार हम अकेले अकेले तो नहीं यूज कर सकते, वैसे अकेले कर भी कैसे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे देश में हमारे पास सोवरेनिटी है, ओके ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो कि हमारे देश में, तो आपके साथ कुछ और लोग भी तो रहते हैं ना देश में। तो आपके पास अपने ऊपर पावर है, दूसरे के पास अपने ऊपर पावर है, तो दोनों मिलके कैसे यूज करेंगे पावर को? वो कुछ कहेगा, आप कुछ कहोगे। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया? अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने शुरू किए। तो इन लोगों के कुछ कुछ लोगों ने आपस में मिल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठ गए यहां पे पार्लियामेंट में। अभी किसके पास सोवरेनिटी है? इस पार्लियामेंट के पास सोवरेनिटी है। ओके, इस पार्लियामेंट के पास पावर है, क्योंकि यही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, कि ये पार्लियामेंट इन सभी लोगों के लिए और इस रीजन में, ज्योग्राफिकल रीजन में कोई भी रूल बना सकती है।
और क्या उसको कोई रोक पाएगा? नहीं। क्या दूसरा देश रोक पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है, वो आपकी पार्लियामेंट को आके कहती है ऐसा पॉलिटिकल रूल बनाओ, ऐसा इकोनॉमिक रूल बनाओ, पॉलिसी बनाओ। तो क्या सोवरेनिटी बची कि नहीं? कम होती जा रही है ना सोवरेनिटी। तो यही चीज हमें समझनी है। सो फर्स्ट है इम्प्लीकेशंस फॉर सोवरेनिटी। क्या आता है इसमें? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फर्स्ट इंप्लीकेशन क्या है सोवरेनिटी के ऊपर? क्योंकि हमने अपनी अपनी इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट कर लिया है ना। इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके सबने अपनी इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट कर लिया है, ट्रेड के थ्रू कनेक्ट कर लिया है ना। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंस तो बढ़ेगी, ये तो आप ही ने कहा था ग्लोबलाइजेशन के बढ़ेगी, लेकिन ये अच्छी चीज थी। लेकिन इसका नुकसान क्या है? ग्लोबलाइजेशन है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इकोनॉमिक टाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल दिस है लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इंडिया में बाहर की कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे आके ट्रेड करती हैं, हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं। पहले हमारे पास मार्केट थी, सिर्फ हमारा देश हमारी मार्केट हुआ करती थी, अभी दूसरा देश भी हमारी मार्केट है, तो ग्रोथ तो हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? इट हैज ऑल्सो चैलेंज ट्रेडिशनल नोशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। लेकिन स्टेट की सोवरेनिटी को ये चैलेंज कर रही है। कैसे? क्यों? क्योंकि अभी 3 4 5 6 लोगों ने मान लो आपस में ग्रुप बना लिया, कह लिया कि हम एक दूसरे के देश में जाके ट्रेड करेंगे। ओके, लेकिन वो जो ग्रुप है, ग्रुप ने एक छोटी सी कमेटी बना ली। वो कमेटी अभी डिसाइड कर रही है सभी देशों में क्या रूल रेगुलेशन होंगे, और वो सभी देशों को कह रही है एक जैसे रूल रेगुलेशन बनाओ। अभी क्या हो रहा है? इस पार्लियामेंट को क्या फॉलो करना पड़ रहा है? यहाँ पे कुछ बाहर के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाओ, लेकिन वो यहाँ के लोग तो नहीं है, वो तो नहीं कह रहे, उन्हें दूसरे देश की बात माननी पड़ रही है। तो सोवरेनिटी के ऊपर डेंट तो है ना, ये चीज है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है। 1991 में क्या हो रहा था? 1991 आते आते हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होते जा रहे थे, हमारे खजाने में से पैसे जा रहे थे। तो हम गए आईएमएफ के पास, हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, हमने कहा जी कुछ लोन दे दो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा लोन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा बदले में हमारी बात माननी होगी। क्या बात माननी है? तो उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ नई पॉलिसीज लेके आओ। अभी सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या कहती है? सोवरेनिटी का कहना यह है आप अपने देश में अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाओगे, इकोनॉमिक पॉलिसी भी अपनी मर्जी से बनाओगे, लेकिन कोई बाहर से हमें कह रहा है कि हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाओ अगर लोन लेना है। तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, हमारे लिए इजी हुआ लोन लेना, तो हमने लोन लिया, लेकिन बदले में हमने क्या, उसको एक रास्ता दे दिया, उसको एक राइट दे दिया कि वो हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे, और उसकी बात मान के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ी। ये पॉलिसीज क्या थी? ये पॉलिसी कहती थी करेंसी को डीवैल्यूएट करो, रिडक्शन इन पब्लिक स्पेंडिंग करो, सरकार कम पैसा खर्चना शुरू करे लोगों के लिए, प्राइवेटाइजेशन करो, जो स्टेट की कंपनीज है उसे बंद करो, ट्रेड को लिबरलाइजेशन करो, उसमें लेके आओ। तो हमें उनकी पॉलिसीज माननी पड़ी कि नहीं पड़ी? पॉलिसी माननी पड़ी ना उनकी। तो यानी कि हमने अपनी मर्जी से पॉलिसी नहीं बनाई, उनसे पूछ के पॉलिसी बनाई। तो ये डेंट है सोवरेनिटी के ऊपर। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, यही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ये चीज करवाई। सो उसके बाद है ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके, ओके, सो कुछ बेसिक चीजें अभी मैंने आपको बताई। ये बहुत लंबा वीडियो है, आप देख सकते हो कंप्लीट वीडियो, इसके ऊपर आप देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो? हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर जाइए, वहां पे इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, और वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा डिफेंस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या डिफेंस स्टडीज से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स है, वो सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।